एक आदमी पिछले करीब 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर बैठा है। उसके शरीर का वज़न लगातार गिरता जा रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी वो खाना खाने के लिए, अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मुताबिक कुछ बच्चों की आवाज़ इस भ्रष्ट समाज के नीचे दब गई है। उस आदमी का नाम है सोनम वांगचुक। एक इंजीनियर, एक इनोवेटर, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए, पहाड़ों के लिए और पर्यावरण के लिए जी है। आज वही इंसान जंतर मंतर पर बैठा है। उसका शरीर कमज़ोर हो रहा है और लेकिन सवाल मजबूत होते जा रहे हैं। वो सवाल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनकी मौत को कुछ रिपोर्ट में एग्जामिनेशन रेगुलरिटीज़ के बाद पैदा हुए तनाव और इमोशनल ट्रामा से जोड़ा गया। लेकिन सोनम वांगचुक को सिर्फ फिल्मों के जरिए ही आप मत जानिए। उनकी असली कहानी फिल्मी कहानी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। जब लद्दाख के कई बच्चे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में पीछे छूट रहे थे, तब उन्होंने उन बच्चों को कमज़ोर या नाकाम नहीं कहा। उन्होंने सिस्टम से सवाल किया। उन्होंने कहा, अगर इतने सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो ये बच्चों की कमी नहीं, शायद ये हमारे सिस्टम और हमारे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है। हमारे पढ़ाने का तरीका फेल हो रहा है। उन्होंने एक स्कूल बनाया, एक ऐसी जगह जहाँ बच्चों को सिर्फ किताबों के जवाब नहीं बल्कि ज़िंदगी के सवाल भी समझाए गए। जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद कई इनोवेशन किए गए। जहाँ बच्चों से ये नहीं कहा गया कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि उन्हें ये महसूस कराया गया कि तुम भी दुनिया बदल सकते हो, तुम भी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो। जब लद्दाख में पानी की समस्या हुई, तब उन्होंने सिर्फ शिकायत करके बात को ख़त्म नहीं किया। उन्होंने आइस स्तूपा बनाया, सर्दियों के पानी को बर्फ़ के पहाड़ों में बदल दिया ताकि गर्मियों में वही बर्फ़ पिघले और खेतों तक पानी पहुँचे। सोचिए, जिस इंसान ने बर्फ़ को भी लोगों की ज़िंदगी बचाने के ज़रिया बना दिया, आज वही इंसान खुद भोजन छोड़कर पिछले 28 जून से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। आज करीब 18वां दिन हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वज़न करीब 7 से 9 किलो कम हो चुका है। उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे एक एक्टिविस्ट की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। शरीर जवाब दे रहा था, डॉक्टर्स चिंता जता रहे थे, लोग उनसे कह रहे थे कि आप प्लीज़ खाना खा लीजिए, आपकी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उनका जवाब था, अगर मैं हंगर स्ट्राइक में अपनी स्ट्राइक अगर ख़त्म कर दूं, तो उन विद्यार्थियों और उनके परिवारों की मदद कैसे होगी। यहाँ सवाल सिर्फ एक आदमी के भूखे रहने का नहीं है, सवाल उन घरों का भी है जहाँ शायद आज भी किसी बच्चे की किताबें उसी जगह रखी हुई हैं। लेकिन उन्हें खोलने वाला कभी वापस नहीं आएगा। शायद वो इस दुनिया में नहीं है। एक पल के लिए रिपोर्ट के नंबर्स अगर हम भूल भी जाएं, हेडलाइंस को अगर हम भूल भी जाएं, बस एक बच्चे के बारे में सोचिए। उसकी उम्र करीब 17 से 18 वर्ष या 20 वर्ष। उसका सपना होगा डॉक्टर बनने का। कमरे की दीवारों पर शायद सफ़ेद कोट पहने किसी डॉक्टर की तस्वीर लगी हो, जो शायद हो सकता है उसका आइडियल रहा हो। किताब के पन्ने में उसने लिखा होगा DR और उसके सपने के आगे अपना नाम। अगर 4 साल तक उस बच्चे ने सुबह और रात का फ़र्क भूलकर सिर्फ पढ़ाई की होगी, बायोलॉजी के डायग्राम, केमिस्ट्री के रिएक्शन, फिजिक्स के फॉर्मूले, इक्वेशन, मॉक टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग, रैंक, कट ऑफ, हर दिन एक नई चिंता, हर एक दिन एक नया चैलेंज, लेकिन सपना एक ही, शायद डॉक्टर बनने का। शायद वो किसी शादी में नहीं गया हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया हो, अपने दोस्तों के साथ पार्टी में ना गया हो, त्योहारों के दिन भी किताब में लगा रहा हो,
क्योंकि उससे कहा गया था इस बार मेहनत कर लो, फिर ज़िंदगी बन जाएगी, संवर जाएगी। लेकिन उस बच्चे के साथ सिर्फ उसका सपना नहीं पड़ रहा था, उसके माँ बाप की उम्मीदें भी पड़ रही थीं। वो माँ जो शायद रात की शिफ्ट करके कोचिंग की फ़ीस जमा कर रही हो, उसके पिता भी पढ़ा रहे थे। वो पिता जो घर का खर्च, ईएमआई, स्कूल फीस के बीच अपने बच्चे के सपने के लिए भी थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे थे। किसी ने ज़मीन गिरवी रखी होगी, किसी ने ज्वेलरी रखी होगी, किसी ने रिटायरमेंट की सेविंग जोड़ी होगी या तोड़ी होगी, क्योंकि मिडिल क्लास माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन अपने बच्चों के सपनों को पर भरोसा बहुत ज़्यादा होता है। फिर एग्ज़ाम का दिन आया, बच्चा एग्ज़ामिनेशन सेंटर के से बाहर निकला। उसने घर पर फ़ोन करके कहा होगा, मम्मी पेपर लीक हो गया, पापा पेपर लीक हो गया। शायद उस रात बहुत दिनों बाद उसने चैन की नींद सोई हो, लेकिन फिर खबरें आने लगीं। पेपर लीक के आरोप, इरेगुलरिटीज़ के आरोप, एग्ज़ाम पर सवाल, रीटेस्ट की चर्चा, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन, कन्फ्यूज़न। एक बच्चे के लिए यह सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल होने की खबर नहीं होती। एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके 4 साल चुटकियों में बर्बाद कर दिए, मिटा दिए। जैसे किसी ने उसकी 4 साल की नोटबुक उसके सामने जला दी हो और फिर बस इतना कह दिया हो, टेक्निकल इशू था, दोबारा कोशिश करो, पेपर लीक हो गया। रिपोर्ट्स में कुछ विद्यार्थियों की मौत को कथित एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज़ के बाद पैदा हुए गंभीर मानसिक तनाव से जोड़ा गया। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये नाम थे, ये आवाज़ें थीं, इनके भी कोई नाम थे। ये अलग अलग सपने थे। किसी को सर्जन बनना था, किसी को अपने गांव में क्लिनिक खोलना था, किसी ने अपनी माँ से कहा होगा एक बार डॉक्टर बन जाऊँ, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज उन परिवारों में शायद एक ही सवाल गूंज रहा होगा, हमारे बच्चे की गलती क्या थी। किसी ट्रेजेडी को रोमांटिसाइज नहीं किया जा सकता। अपनी जान गंवाना किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन उन बच्चों के दर्द को सिर्फ वीकनेस बोलकर खारिज कर देना भी गलत है। जब एक बच्चा दबाव में टूटता है तो केवल उस बच्चे के से सवाल नहीं होना चाहिए। कोचिंग सेंटर से भी सवाल होना चाहिए, एग्जामिनेशन सिस्टम से भी सवाल होना चाहिए, उस सोसाइटी से भी सवाल होना चाहिए जो 17 साल के बच्चे से कहती है रैंक नहीं आई तो तुम कुछ नहीं हो। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, यह कहानी सिर्फ नीट के विद्यार्थियों की नहीं है। आज भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का पेपर हर दिन लीक हो रहा है। हर दिन तो नहीं, जब भी होता है अक्सर हर राज्यों में लीक होने की खबरें आती ही रहती हैं और इनका कोई समाधान नहीं। आज आपके घर में कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, नीट, जेईई, एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, तो आप जानते हैं घर में सिर्फ एक बच्चा एग्ज़ाम नहीं देता, पूरा घर एग्ज़ाम देता है। बच्चा किताबों के साथ जागता है, माँ चिंता के साथ जागती है, पिता खर्चों के हिसाब के साथ जागता है, छोटा भाई या बहन अपनी ज़रूरतें रोक कर बैठते हैं। कोचिंग की लाखों रुपए की फ़ीस, हॉस्टल का खर्चा, टेस्ट सीरीज़, बुक्स, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फॉर्म की फ़ीस, ट्रैवल का खर्चा और इन सबसे बड़ा खर्च जो समय कभी वापस नहीं आता। 17 या 16 साल का बच्चा घर से दूर चला जाता है, सुबह क्लास, दोपहर टेस्ट, शाम को रिवीज़न, हर हफ्ते रैंक लिस्ट में नाम नीचे तो आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है, आत्मविश्वास भी नीचे आने लगता है।
अगर ऊपर गया तो अगले टेस्ट में नीचे जाने का डर होता है। चाइल्डहुड धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, दोस्ती लिमिटेड हो जाती है, आराम करते समय भी गिल्ट महसूस होता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि और मेहनत के बाद अगर पता चले कि पेपर पहले से ही किसी के पास पहुंच गया है, और उस बच्चे को कैसा लगेगा जैसे उसने मैराथन पूरी की और फिनिश लाइन पर पहुंचकर उसे बताया गया कि विनर तो रेस शुरू होने से पहले ही तय हो गया था। सबसे डरावनी बात यह है कि अलग अलग वर्षों में कई एग्जामिनेशंस पर पेपर लीक और इरेगुलरिटीज के सवाल उठते रहे हैं। हर बार इन्वेस्टिगेशन होती है, कुछ अरेस्ट होते हैं, कुछ स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन अगले साल फिर नया फॉर्म, नई फीस, नया बैच, नया सपना और कभी कभी वही पुराना डर। मिडिल क्लास से कहा जाता है फीस भरते रहो, कोचिंग लेते रहो, फॉर्म भरते रहो, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो फिर से तैयारी करो, पेपर लीक के आरोप लगे तो इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करो। अब उम्र निकल रही हो तो पेशेंस रखो, लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता कि एक परिवार कितना पेशेंस खरीदे, एक बच्चा कितनी बार आत्मविश्वास दोबारा बनाए, एक पिता कितनी बार लोन ले, एक माँ अपने बच्चे को कितनी बार समझाए अगली बार ज़रूर हो जाएगा। इन्हीं सवालों को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एक्टिविस्ट और एजुकेटर जंतर मंतर पर हैं। उनकी मांग है जिम्मेदारी तय की जाए, जांच तेजी और निष्पक्षता से हो, प्रभावित परिवारों को सपोर्ट मिले और एग्जामिनेशन सिस्टम में ऐसा बदलाव किया जाए जिससे किसी दूसरे बच्चे का भविष्य इस तरह दांव पर ना लगे। भविष्य में सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, उनका शरीर लगातार कमज़ोर हो रहा है, उनकी आवाज़ और स्पष्ट होती गई, क्योंकि कभी कभी सत्ता तक आवाज़ पहुंचाने के लिए इंसान को अपनी ही सेहत दांव पर लगानी पड़ती है, और यही बात सबसे ज़्यादा डराती भी है। क्या एक लोकतंत्र में सुने जाने के लिए किसी इंसान को भूखा रहने की ज़रूरत होनी चाहिए? 9 जुलाई को दिल्ली में तेज बारिश हुई। रिपोर्ट्स और प्रोटेस्ट वीडियो में दावा किया गया कि प्रोटेस्टर बारिश में भीगते रहे। ट्रम्पलिन लाने को लेकर पुलिस से विवाद भी हुआ। एक तरफ हंगर स्ट्राइक पर बैठे लोग, दूसरी तरफ लगातार बारिश, कपड़े भीगे, शरीर ठंडे, लेकिन लोग अपनी जगह पर डटे रहे। सोचिए, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में न्याय चाहता है, एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जवाब चाहता है, एक 57 साल का इंसान बारिश और भूख के बीच बैठकर कह रहा है, इनकी बात सुन लीजिए। और पॉलिटिकल लीडर और पब्लिक फिगर प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचे। डॉक्टर्स ने हेल्थ मॉनिटर की, लोगों ने सोशल मीडिया पर मैसेज भी भेजे, लेकिन प्रोटेस्टर का आरोप रहा कि सरकार की तरफ से कोई भी मीनिंगफुल डायलॉग अभी तक शुरू नहीं हुई। यही सबसे बड़ा दर्द भी है, बल्कि यह महसूस होना कि शायद आपकी आवाज़ किसी तक पहुंच भी रही है या पहुंच ही नहीं रही है। प्रोटेस्टर ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक पीसफुल मार्च की बात कही। वांगचुक का मैसेज था, सिर्फ घर बैठकर कंसर्न मत कीजिए, सिर्फ मैसेज करके हंगर स्ट्राइक तोड़ने की बात मत कीजिए। उन परिवारों की आवाज़ बनिए जिनके पास अपने बच्चों की तस्वीरें हैं लेकिन बच्चा नहीं। वो आदमी जिसका वज़न गिर चुका है, जिसका शरीर कमज़ोर रहा है, वो पार्लियामेंट चलने तक बात कह रहा है। अपने लिए नहीं, अपने किसी पद के लिए नहीं, किसी चुनाव के लिए नहीं, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनकी कहानी हेडलाइन बनकर ही ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आरोप की निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई हो, उनकी जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
किसी घर की उम्मीद थे, किसी की प्रार्थना थे, किसी पिता को अधूरे सपने थे, इसलिए उस मुद्दे पर बात करना पॉलिटिक्स नहीं है, यह इंसानियत है। अकाउंटेबिलिटी मांगना देश के खिलाफ होना नहीं है। हम उन्हें बताना है, यह उन्हें बताना है कि हमारी मेहनत की कीमत है, तुम्हारे सपनों की कीमत है, तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत है, और किसी भी रैंक से कहीं ज़्यादा तुम ज़रूरी हो। आपके घर में कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आज उससे मार्क्स मत पूछिए, उससे रैंक मत पूछिए, बस उसके साथ बैठिए और पूछिए कि तुम ठीक हो। अगर आप या आपके आसपास कोई भी व्यक्ति गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो उसे अकेले मत छोड़िए, प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए, हेल्पलाइन पर संपर्क कीजिए, क्योंकि हमें अपने बच्चों से सिर्फ ये नहीं कहना है कि और मेहनत करो, कभी हमें सिस्टम से भी कहना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? आप अपनी जिम्मेदारी भी समझिए। आस सवाल की हो, आवाज़ सवाल की हो, लेकिन नियत सुधार की भी हो। यही है फैक्ट आजकल। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर के पीछे छिपे इंसान का दर्द भी समझते हैं। जय हिंद दोस्तों।